नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। चर्चा की शुरुआत दिवाली के मौके पर हम करना चाह रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के लोग इस दिवाली ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर में केवल नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत होगी। कोर्ट का कहना है कि यह फैसला लोगों की सेहत और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ग्रीन पटाखों को लेकर जो छूट दी गई है वो भी सीमित समय के लिए है। इन पटाखों को सिर्फ 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही बेचा और चलाया जा सकेगा। इसके बाद इनकी बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से रोक लग जाएगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पटाखा बेचने वाला हो, बनाने वाला हो या चलाने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर भी कुछ खास नियम तय किए हैं। अब इन पटाखों की बिक्री सिर्फ सरकारी तौर पर लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही हो सकेगी, यानी आप किसी भी दुकान में जाकर पटाखे नहीं खरीद सकते। इसके अलावा हर ग्रीन पटाखे पर एक क्यूआर कोड होना जरूरी है। इस कोड को स्कैन करके खरीदार ये जांच सकते हैं कि पटाखा असली ग्रीन पटाखा है या नहीं। ये गंभीर बात है। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को भी कुछ जिम्मेदारियां दी है। आदेश में कहा गया है कि अब पुलिस को ऐसे पेट्रोलिंग गश्त करने वाली टीमें बनानी होंगी जो लगातार निगरानी रखे कि कहीं कोई अवैध पटाखे तो नहीं बेच रहा है या चला तो नहीं रहा है। ये टीमें दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जाकर जांच करेंगी। पटाखे चलाने के लिए भी कोर्ट ने एक समय सीमा तय की है। अब ग्रीन पटाखे सिर्फ सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकते हैं, यानी पूरी रात पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे जैसा पहले होता था। कोर्ट का कहना है कि यह टाइम लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि वायु प्रदूषण कम हो और लोगों की नींद और सेहत पर असर ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि पटाखों पर प्रतिबंध का मकसद त्योहारों की खुशियों को कम करना नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षित और साफ वातावरण देना है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसी वजह ने कोर्ट ने पहले की तरह इस बार भी ग्रीन पटाखों को ही मंजूरी दी है और बाकी सभी पटाखों पर रोक जारी रखी है। अब जब ग्रीन पटाखों की इजाजत मिली है तो लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जरूरी है कि लोग सिर्फ तय तारीखों और समय पर ही पटाखे चलाएं और उन्हीं दुकानों से पटाखे खरीदें जो सरकार द्वारा तय की गई है। नियमों का पालन करके ही हम त्योहारों की खुशी भी मना सकते हैं और अपने शहर की हवा को भी साफ रख सकते हैं। इस आदेश के लागू होने के बाद अब दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी नजर रखी जाएगी। नियम तोड़ने वालों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। कोर्ट का साफ कहना है कि अगर नियमों की अनदेखी हुई तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात तो सही है कि पटाखों के बगैर दिवाली थोड़ी सी अधूरी लगती है। कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए ग्रीन पटाखे तय तिथि और तय सीमा में चलाएं, ऐसा हमारा भी अनुरोध है। लेकिन मिठाइयाँ और रोशनियाँ कम ना करें। असली मिठाइयों और रोशनियों का त्यौहार है दिवाली, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा त्यौहार हमारे देश का, और हम सभी ये चाहते हैं कि इस त्यौहार की जो गरिमा है, इस त्यौहार का जो एक अपना उज्जवल पक्ष है, इस त्यौहार को हम बड़े शानदार तरीके से बनाएं। हम सब मिलकर आप सभी को अग्रिम बधाई दिवाली की। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब कोई महिला बालिग हो और अपनी मर्जी से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए
तो उसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। जी हां, कोर्ट ने माना है कि यह मामला जबरन यौन शोषण का नहीं बल्कि आपसी प्रेम और सहमति का है। यह मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का है। यहां के रहने वाले 25 साल के सीएएफ जवान रूपेश कुमार पुरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। आरोप था कि उसने एक युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए कहा कि आरोपी को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच साल 2013 से प्रेम संबंध था। खुद पीड़िता ने भी स्वीकार किया कि उसने फेसबुक पर आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और तभी से दोनों के बीच बातचीत और मिलना जुलना चलता रहा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पीड़िता कई बार खुद आरोपी के घर गई और वहां कुछ समय तक रुकी भी। शिकायत के अनुसार घटना 27 जून 2020 की है, जब पीड़िता की शादी किसी और से तय हो चुकी थी। उसने एक दिन पहले आरोपी उसे अपने घर ले गया और शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने कहा कि रूपेश ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में शादी से मना कर दिया और धमकाकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) के तहत मामला दर्ज किया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2022 में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल पलट दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि आरोपी ने शुरू से ही शादी करने का इरादा नहीं रखा था। सिर्फ ये कहने से कि शादी का वादा किया था और बाद में निभाया नहीं गया, ये दुष्कर्म का केस नहीं बनता। जब तक ये साबित न हो कि शुरुआत से ही शादी का इरादा नहीं था और सिर्फ धोखा देने के लिए वादा किया गया था, तब तक ऐसे मामलों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि संबंध जबरदस्ती बनाए गए थे। साथ ही पीड़िता और उसके माता पिता ने भी माना कि अगर आरोपी का परिवार उसे ठीक से रखता तो वे शिकायत नहीं करते। आरोपी के वकील ने दलील दी कि यह मामला झूठे वादे का नहीं बल्कि दो लोगों के आपसी प्रेम का है। उन्होंने कहा कि आरोपी सीएएफ में तैनात था और ड्यूटी के चलते घर पर ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, जिससे लड़की और परिवार के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई। इसी वजह से परिवार के दबाव में आकर एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 2 महीने तक युवती का यौन शोषण किया और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब युवती बालिग थी, प्रेम संबंध में थी और खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रही, तो इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। इस फैसले के साथ ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया और आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आज 15 अक्टूबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। वे सिर्फ एक राष्ट्रपति या मिसाइल मैन ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाकर तीर्थयात्रियों को पार लगाते थे। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। छोटे से घर से निकलकर देश के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन कलाम साहब ने यह कर दिखाया। उनका पूरा जीवन इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान के पास ख्वाब है तो उसे पूरा करने का जज्बा है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर कलाम का बचपन संघर्षों से भरा है। वे स्कूल के समय अखबार बेचते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे, लेकिन उनमें सीखने की लग बहुत थी। खासकर गणित और विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। जब एक बार 5वीं कक्षा में थे, तब उनके वह शिक्षक उन्हें पक्षियों की उड़ान के बारे में बता रहे थे। जब बच्चों को कुछ ठीक से समझ में नहीं आया तो शिक्षक उन्हें समुद्र किनारे ले गए और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया। उस दिन कलाम ने तय कर लिया कि उन्हें उड़ान की दुनिया में जाना है और बाद में यही सोच एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ओर ले गई। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज
त्रिचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और फिर इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नेतृत्व किया, जिससे रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइलों को विकसित किया। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। डॉक्टर कलाम का वैज्ञानिक करियर जितना शानदार रहा, उतना ही प्रेरणादायक उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। वे साल 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजनीति से नहीं बल्कि विज्ञान की दुनिया से आए थे। वे हमेशा से ही बच्चों और युवाओं के बीच रहना पसंद करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाना नहीं छोड़ा। वे घंटों बच्चों से बातें करते, उन्हें बड़ा सोचने, कुछ नया करने और खुद पर भरोसा रखने की सलाह देते। उनका मानना था कि हर बच्चा चेंज मेकर हो सकता है अगर उसे गाइडेंस सही मिले। वे कहते थे, छोटे लक्ष्य अपराध हैं, बड़ा सोचो। डॉक्टर कलाम शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते। उनके अनुसार शिक्षा वो ताकत है जो इंसान की सोच को बदल सकती है और समाज को आगे ले जा सकती है। अपने जीवन में हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी और खुद को एक शिक्षक के रूप में ही पहचाना। वे कहते थे कि राष्ट्रपति बनना तो एक जिम्मेदारी थी, लेकिन असली खुशी उन्हें तब मिलती जब वे छात्रों के सामने खड़े होकर उन्हें प्रेरित कर पाते। यही वजह है कि उनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को छात्र दिवस, स्टूडेंट के डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि एक शिक्षक का प्रभाव कितना गहरा होता है और कैसे एक प्रेरक विचारक पूरी पीढ़ी को दिशा दे सकता है। डॉक्टर कलाम को देश और दुनिया में उनके कामों के लिए कई पुरस्कार मिले। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने देश विदेश की कई यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधियां मिली, लेकिन उन्होंने कभी अपने पद, सम्मान या उपलब्धियों का घमंड नहीं किया। जीवन भर सादगी से जुड़े रहे। उनका रहन सहन और सोच बहुत ही साधारण था। वे मानते थे कि महानता सादगी में होती है। डॉक्टर कलाम ने अपनी कई किताबों के जरिए युवाओं को सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। उनकी लिखी विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 जैसी किताबें आज भी लाखों नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया। वे हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में IIM के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें मंच पर ही दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनका निधन हो गया। जाते जाते भी वे वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, छात्रों से बात करना, उन्हें प्रेरित करना। उनके निधन से पूरे देश को गहरा दुख हुआ, लेकिन उनके विचार, मूल्य और जीवन की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस उसे सच्चाई में बदलने का हौसला होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि एक गरीब घर का बच्चा भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते वह ईमानदारी, मेहनत और सच्ची लगन से अपना काम करता रहे। पूरा जीवन एक ऐसी प्रेरक कहानी जो हर युवा को अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत देती है। इसलिए हर साल 15 अक्टूबर को जब हम डॉक्टर कलाम को याद करते हैं तो एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति के तौर पे नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पे याद करते हैं जिन्होंने लाखों दिलों में ये यकीन भरा कि अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। उनके शब्दों में कहें तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। आगे बढ़, आज एक और शानदार शख्सियत का जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा नाम जो जन सेवा, सादगी और विकास की मिसाल बन गया है। जी हाँ, डॉक्टर रमन सिंह। आज 15 अक्टूबर को 73वां जन्मदिन है उनका जन्म 1952 में कवर्धा जिले के छोटे से गांव रामपुर, तब ठाठापुर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से राज्य और देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई, वो प्रेरणादायी है।
बचपन से ही वे अनुशासित और सेवा भाव से प्रेरित रहे। उन्होंने रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज से BA MS की पढ़ाई पूरी की और ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर चिकित्सक सेवा की शुरुआत की। गरीबों का मुफ्त इलाज करते और लोग उन्हें गरीबों का डॉक्टर और शनिचर डॉक्टर कहने लगे, क्योंकि हर शनिवार को वे मुफ्त शिविर लगाया करते थे। यही सेवा भाव धीरे धीरे जन विश्वास से बदला और उन्होंने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1976 में जनसंघ के यूथ विंग से की। 1983 में वे कवर्धा नगर पालिका से पार्षद बने और 1990 में पहली बार विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश में विधायक रहते हुए उन्होंने जनता से जुड़ाव बनाए रखा और 1999 में लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली की राजनीति में कदम रखा। खास बात यह रही कि उन्होंने इस चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जैसे कद्दावर नेता को हराया और इसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य उद्योग बनाया गया। छत्तीसगढ़ के बाद राजनीति में नया मोड़ लिया। 2003 में बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बहुमत हासिल किया। 7 दिसंबर 2003 को डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वे लगातार 3 बार 2003, 2008, 2013 मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले पहले नेता। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने कई क्षेत्रों में प्रगति की। उन्होंने PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधार कर गरीबों को 35 किलो चावल 1 रुपये और 2 रुपये में देना शुरू किया, 2 रुपये किलो में, जिससे उन्हें चाउर वाले बाबा का नाम मिला। बाद में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना से वे मोबाइल वाले बाबा भी कहलाए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, जिससे गाँव का जीवन स्तर ऊंचा हुआ। डॉक्टर रमन सिंह के राजनीतिक जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं रही। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या रही जो उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले और 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले ने राज्य को हिला दिया। इसके बावजूद उन्होंने विकास और कानून व्यवस्था के माध्यम से समाधान के प्रयास जारी रहे। कवर्धा से पार्षद से लेकर विधायक, फिर सांसद और मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने पूरी ईमानदारी और सादगी के साथ तय किया। 2018 में सत्ता परिवर्तन के बावजूद राजनीति में सक्रिय भूमिका बनाई। 2018 से 2023 तक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और 2023 में एक बार फिर राजनांदगांव से विधायक बने। वर्तमान वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं और राज्य की राजनीति को संतुलित और मर्यादित नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सादगी, सरलता के प्रतीक हैं। उनका दरवाज़ा हमेशा आम जनता के लिए खुला रहता है। वे हर फरियादी से आत्मीयता से मिलते हैं, समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाते हैं। आज उनका 73वां जन्मदिन हम मना रहे हैं, तब यह अवसर सिर्फ एक नेता को बधाई देने का नहीं, जीवन से सीखने का, सेवा, सादगी और संकल्प के जिस रास्ते पर वे चले हैं, हर युवा किस तरह समर्पण और मेहनत से जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है, ये बताता है। डॉक्टर से मुख्यमंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, सेवा का मंच भी हो सकता है, ये बताता है। आज एक और ख़ास शख्सियत का भी जन्मदिन है। इत्तेफाक से जो हमारे बिलासपुर क्षेत्र के सांसद हैं तोखन साहू जी और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ से इकलौते केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तोखन साहू जी। हम तोखन साहू जी को, डॉक्टर रमन सिंह साहब को भी, इन दोनों को उनके जन्मदिन पर DA न्यूज़ प्लस की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। शकील साजिद की ओर से मैं निजी तौर पे इन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अबुल कलाम आज़ाद साहब को बेहद श्रद्धा से नमन करता हूं। नमस्कार।